है, सब नाचो, घूमो और गाओ। महाराज को जैसे ही ये खबर मिले वो खुशी से झूम उठे। महल खुशियों से गूंज उठा, चारों ओर संगीत बजने लगा। अधिकारी और दासियां झूम झूम कर नाचने लगे, मानो पूरा महल उत्सव में डूब गया हो। इधर रानी तो बस इसलिए खुश थी कि पुत्री नहीं हुई, वरना राजा उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देता। ऐसे ही समय बीत गया। राजकुमार अब 2 साल का हो गया था। रानी फिर से गर्भवती थी। राजा रानी के कक्ष में आए और बोले, मैं कुछ समय के लिए रीथनगर जा रहा हूँ। वहाँ हमारे कुछ मित्र हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। राजकार्य को कुछ समय के लिए मंत्री ही देखेगा और आप भी यहाँ हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है। मगर याद रखना रानी, हमें लौटने में समय लगेगा। यदि तुम्हारा गर्भ से बेटी का जन्म हुआ तो उसे मरवा देना। मैं बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहता। जी जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं यहाँ का सब काम देख लूंगी और पहुँचकर हमें पत्र लिख देना कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। राजा को वापस अपने नगर लौटने में कई महीने का समय लग गया, लेकिन इस दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर रानी को था वही हुआ। बेटी को देखते ही रानी घबरा गई। अरे ऊपर वाले, जिस बात का डर था वही हो गया। अब तो राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। ये गिरा हुआ काम मैं कैसे करूं? मैं एक माँ हूँ, मुझे जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी भी प्यारी है। कन्या हत्या का पाप तो बहुत बड़ा होता है। इतना कहकर रानी रोने लगती है। तभी एक दासी रानी के कक्ष में आती है और आकर रानी से कहती है, रानी, गुस्ताखी माफ हो, आप इतना क्यों रो रही हैं? पुत्र के जन्म पर तो खुशियां मनाई गई थी और आज पुत्री के पैदा होने पर मातम मनाया जा रहा है। क्या ये विपदा महल में भी होती है रानी? नहीं गौरी, मैं एक माँ हूँ। मैं कैसे भेदभाव कर सकती हूँ? पुत्र और पुत्री में वास्तव में जो नहीं होना चाहिए वही हो गया। महाराज ने कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताओ, मैं इस मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ? बस यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अरे रानी साहिबा, आप चिंता न कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि मैंने पुत्री को मरवा दिया। हम आपको आपकी पुत्री को महल वासियों के सामने मारने के लिए ले जाते हुए दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि पालेंगे। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये मेरी भतीजी है। इस तरह इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से भी ये दूर हो जाएगी। ये सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और रानी बोली, ये पुत्री भले ही मुझे देखने को ना मिले, कम से कम जीवित तो रहेगी मेरी पुत्री। गौरी, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दान आभूषण भी दूंगी। मेरी पुत्री को तुम्हें राजकुमारी की तरह ही पालना होगा। जी जी रानी, आप चिंता मत करें। मैं आपकी राजकुमारी को राजकुमारी की तरह ही पालूंगी। इतना कहकर दासी ने राजकुमारी को उठा लिया और फिर सारे महल वासियों के सामने ऐसा दिखावा किया मानो वो राजकुमारी को मारने के लिए ले जा रही हो। महल से निकलते ही गौरी ने रानी के दिए हुए दान से एक तांगे को रोका और उस पर बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ी। गौरी सारे रास्ते बस यही सोचती रही कि इस मासूम को घर ले जाकर वो अपनी सास और अपने पति से क्या कहेगी। क्या वो इस मासूम को पालने देंगे? गौरी चिंता में डूबी हुई थी कि इतने में तांगा उसके घर के पास पहुंच गया। वो तांगे से उतरी और घर के अंदर चली गई। अरे गौरी, ये क्या है? ये किसका बच्चा उठा कर ले आए हो तुम? और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम टांगे पर बैठकर आई हो? अरे मुझे सांस तो लेने दो, आते ही 100 सवाल करने लग गए हो तुम। गौरी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये किसका बच्चा है और तुम कहाँ से आ रही हो? अरे मैं महल से आ रही हूँ और ये एक कन्या है, ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या तुम महल से राजकुमारी को चुरा कर ले आई हो गौरी? पागल तो नहीं हो गई तुम? अरे नहीं नहीं, चुरा कर नहीं लाई हूँ। रानी ने इसे पालने के लिए मुझे दिया है।
क्योंकि राजा ने इसे मारने का हुक्म